हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री के अंदर आज हम आरंभ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 को हमने बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, चिंता ना करिए, इसे भी हम सोच रहे हैं 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, चिंता ना करिए। और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो चैप्टर नंबर 6 की आएगी और बहुत ही जल्द आएगी, चिंता ना करिए। जैसा कि आप लोगों से वादा किया है कि 15 फरवरी तक आप लोगों का सिलेबस फुल एंड फाइनल कर लिया जाएगा, तो बिल्कुल हम कोशिश यही करेंगे कि आपका 15 फरवरी से पहले ही यानी 10 फरवरी तक ही उम्मीद करेंगे 10 फरवरी तक कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है, चिंता ना करिए। बस आप लोग अपनी मेहनत लगातार जारी रखिए। और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। इसके अंतर्गत रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हमें कितना पढ़ना है। आपसे पूछा जाता है अभिक्रिया का वेग, आपसे पूछा जाएगा औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और उसके बाद अभिक्रिया एवं आणविकता में अंतर, छद्म कोटि की अभिक्रिया और संकीर्ण ऊर्जा आर्हेनियस समीकरण। ये हमारे इस चैप्टर के मुख्यतः टॉपिक हैं जिनको हमें तैयार करना है एक मजबूत ढंग से। बस आप लोग मेहनत करिए। और जैसा कि हम चल रहे हैं, पहली हेडिंग आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, वह है अभिक्रिया की दर या वेग। 2024 के सेटों में, 2023 के सेटों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं। तो देखो, तीर से पहले वाले आप लोग ध्यान रखना, तीर से पहले वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं अभिकारक। तीर से पहले वाले क्या बोलेंगे? अभिकारक। और तीर से बाद वाले क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो जो आप अभिकारक लोगे, अभिकारक की कुछ ना कुछ सांद्रता लोगे और उत्पाद की भी क्या लोगे? सांद्रता। तो अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है इकाई समय में, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर या वेग। क्या परिभाषा? इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर या वेग बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। क्लियर? अभिक्रिया की दर या वेग। अब यहां पर हमें इसका मात्रक निकालना है। किसका? वेग का। क्या निकलेगा मात्रक? भाई यहाँ सांद्रताएं हैं, अभिकारक अणुओं की सांद्रता या उत्पाद अणुओं की सांद्रताएं हैं। और जब सांद्रताएं हैं तो सांद्रता हमारी किस में होती है? तो आप बोलोगे मोल प्रति लीटर में। और बट्टे में कौन है? परिवर्तन में लगा समय। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल, लीटर पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स, और सेकंड पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्लियर?
तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं औसत वेग को। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं औसत दर या वेग। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, मान लिया कि एक अभिकारक अणु लिया, ये इधर क्या रखेंगे, अभिकारक अणु को, और अभिकारक को किससे दर्शाएंगे हम, आर से। किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। और तीर के बाद क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ये पी। और हम देखेंगे समय के साथ अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं में क्या परिवर्तन होता है, उनकी सांद्रताओं में क्या परिवर्तन होता है। क्लियर? क्योंकि परिभाषा इसकी क्या है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग या दर हम कहेंगे। क्लियर? अब देखो, हम समय के साथ बेटा एक एग्जांपल हम लेंगे। देखो, मान लिया यहां पर रखेंगे समय के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता और इधर रखेंगे उत्पाद की सांद्रता। इसमें क्या चेक करेंगे भाई, कैसा परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। मान लिया t बराबर 0 पर हमने अभिकारक अणु लिए, वो कितना लिया, 10। t बराबर 0 पर हमने अभिकारक अणु की सांद्रता कितनी ली है, 10। ठीक है? तो एक चीज बताओ, क्या आपने जब अभिकारक अणुओं की संख्या ली है 10, उनकी सांद्रता 10 है, जब आपने मिलाया तो क्या एकदम उत्पाद बन गया होगा? नहीं। उस समय प्रोडक्ट हमारा कैसा रहा होगा, 0। क्योंकि भाई जल में चीनी को डालोगे तो क्या एकदम उत्पाद बन जाएगा? नहीं, खुलेगी, धीरे धीरे उत्पाद बनना शुरू होगा। भाई समय गुजरा, t बराबर 1 आया। t बराबर 1 पर कुछ मात्रा बेटा उत्पाद के रूप में बदली, अभिकारक अणु मिलना शुरू हुए, उत्पाद में बदलना शुरू हुए। मान लिया आपने कुछ समय के लिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहे जल प्लस चीनी का, और यहाँ पर जैसे ही आपने जल में चीनी को मिलाया तो उस समय इसकी जो सांद्रता थी वो 10 थी। उस समय जो प्रोडक्ट बना वो कितना बना, 0, उत्पाद 0 था। लेकिन जैसे ही जल में अब बेटा कुछ तो चीनी घुलेगी, चीनी घुली, उसकी बेटा जो उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई, 2। तो टोटल अभिकारक अणु की सांद्रता 10 थी, 10 में से अब 2 उत्पाद बन गए, तो अब बची कितनी बेटा, तो आप बोलोगे इसकी सांद्रता 8 बची। अब फिर एक और समय गुजरा, t बराबर जब हम 2 पे पहुंचे, 2 पे देखा कि भाई एक और उत्पाद बनेगा, भाई चीनी और न घुलेगी, यानी उत्पाद बन चुका हमारा 4। उस समय अभिकारक अणु कितना रह गया, अब हमारा 6। भाई उत्पाद की सांद्रता 4 हो गई, तो अब 10 में से उत्पाद की सांद्रता जब 4 हो गई तो बेटा बची कितनी अभिकारक अणु की सांद्रता, तो आप बोलोगे 6। फिर t बराबर एक और अधिक पहुंचे, t बराबर 3 पर। t बराबर 3 पर देखा, t बराबर 3 पर भाई उत्पाद और ज्यादा बेटा बना, यानी सांद्रता और ज्यादा मिल गई। अब मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया वो कितना बन गया, उत्पाद की सांद्रता हो गई 6, और अभिकारक अणु की सांद्रता अब कितनी रह जाएगी, 4। फिर t बराबर बेटा 4 पे पहुंचे, t बराबर 4 पे देखा कि उत्पाद अणु बन चुके, हमारी उत्पाद की सांद्रता 8 हो गई, तो अभिकारक अणु की सांद्रता कैसे वो बची, कितनी बची, 2। और t बराबर 5 पर क्या पाया गया कि जो चीनी थी वो जल में पूर्णतः घुल चुकी, यानी उत्पाद हमारा कितना हो गया, 10, और अभिकारक अणु कितना रह गया, 0। तो आप देख रहे हो कि समय के सापेक्ष अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन। समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? अब मुझे क्या निकालना है, अभिकारक अणुओं का वेग, और मुझे निकालना है उत्पाद अणु का वेग। कहां से कहां, एक समय मान ले रहे हैं, मुझे निकालना है t बराबर 1 से, और t बराबर मैंने मान लिया कहां पर, t बराबर 4 पर। मुझे बताना है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है, तो इनका वेग बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ के आए हैं, अभिक्रिया का वेग
अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है? तो अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। भाई ये अभिक्रिया का वेग हो गया। मुझे बताना है अभिकारक अणुओं का वेग, मुझे बताना है उत्पाद अणुओं का वेग। तो मुझे क्या, सबसे पहले मैं क्या किसको बता रहा हूं? सबसे पहले मैं बता रहा हूं अभिक्रिया में जो अभिकारक अणुओं का वेग, अभिकारक अणुओं का वेग। तो कैसे बताएंगे भाई? अभिकारक अणुओं का वेग होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो आप बेटा कहां से कहां तक चेक कर रहे हो? 1 से और 4 तक के बीच में देख रहे हो कि अभिकारक अणुओं के वेग में, अभिकारक अणुओं का वेग कितना था। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा अभिकारक अणुओं का वेग बराबर क्या हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो आप बोलोगे यहां पर अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिकारक अणुओं का वेग, यहां पर वेग बराबर क्या हो जाएगा? मैं शॉर्ट में लिख दिया अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन। मैंने क्या माना यहां पर? डेल्टा आर बटे परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। इसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर को लिख सकते हैं अंतिम मात्रा अभिकारक अणुओं की अंतिम सांद्रता माइनस के प्रारंभिक सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा समय। तो आप बोलोगे अंतिम सांद्रता कितनी ली है? कहां पर चेक कर रहे हो? अंतिम सांद्रता बेटा कितनी इसकी? 2 माइनस प्रारंभिक सांद्रता कितनी है बेटा? कहां से कहां तक चेक कर रहे हो? टी बराबर 1 से और 4 तक। तो प्रारंभ में 8 थी, अंतिम कितनी है? 2। तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे परिवर्तन में समय लगा। भाई अंतिम समय कितना है? तो आप बोलोगे 4 और प्रारंभिक समय कितना? आप बोलोगे 1। तो यहां से हो जाएगा माइनस के 8 में से प्लस के 2 गया तो माइनस के 6 बट्टे 3, अर्थात बेटा कितना निकलेगा? इसका जो अभिकारक अणुओं का वेग निकलेगा, अभिकारक अणुओं का जो वेग निकला बेटा वो निकला माइनस के 2, क्योंकि 3 दूनी 6, कितना निकला? माइनस के 2। तो अभिकारक अणुओं का वेग माइनस के 2। माइनस का मतलब ये है कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता घट रही है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता घट रही है। अब हम देखेंगे उत्पाद अणुओं का वेग बराबर क्या हो जाएगा? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो उत्पाद यानी वेग बराबर उत्पाद के लिए बेटा हमने क्या लिया है? प्रोडक्ट पी। तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहां से इसे लिख सकते हैं P2 माइनस के P1, उत्पाद अणुओं की अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा समय। तो कितना निकलेगा? तो आप बोलोगे P2 तो 8 है और अंतिम सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता भाई कितनी है? तो 2 माइनस के 2 बट्टे समय 4 माइनस के 1, अंतिम समय 4 और माइनस के 1। तो यहां से क्या होगा कि 8 में से 2 गया तो आप बोलोगे यहां पर 6 और बट्टे 3, अर्थात कितना निकलेगा? प्लस के 2। भाई अभिकारक अणुओं की सांद्रता माइनस की 2 निकली, अभिकारक अणुओं का वेग माइनस के 2, उत्पाद अणुओं का वेग प्लस के 2। मतलब ये हुआ कि इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है और इसकी सांद्रता बेटा क्या हो रही है? कमी। अब हमें दोनों का वेग बराबर करना है। तो वेग बराबर करने के लिए हम इसके आगे चिन्ह कैसा लेंगे? माइनस। चिन्ह कैसा लेंगे? माइनस का। तो जब चिन्ह माइनस का लेंगे तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा?
यहाँ जब चिन्ह माइनस का आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस। तो इसीलिए हमें अभिकारक अणुओं का वेग और उत्पाद अणुओं के वेग को बराबर करने के लिए अभिकारक अणुओं के वेग को बेटा कैसा लेना होगा, ऋणात्मक लेना होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना यहाँ पर, क्योंकि इनकी दोनों की बेटा सांद्रताएं बराबर करनी है। यहाँ पर भी प्लस के 2, यहाँ पर भी प्लस के 2। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा सिंपल, अभिक्रिया की दर या वेग में लिखेंगे किसी निश्चित समय अंतराल, भाई निश्चित समय अंतराल लिया, निश्चित समय अंतराल लिया है, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं की सांद्रता, उत्पाद अणुओं की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया की दर, औसत दर या वेग कहते हैं। क्लियर? और इनका औसत वेग निकालना है, ये क्या निकाला हमने, इसके औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग निकालने के लिए अगर मुझे अभिकारक अणुओं का निकालना है तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन लगा समय। अगर मुझे उत्पाद अणुओं का औसत वेग निकालना है तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन लगा समय। क्लियर? नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग। और तात्क्षणिक वेग क्या है, किसी निश्चित समय पर और निश्चित समय अंतराल में औसत वेग, और किसी निश्चित समय पर या किस क्षण, समय का मतलब निश्चित समय पर या क्षण पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। ठीक है, यानी एक लिमिट लग गई। क्या लग गई, एक लिमिट। तो परिभाषा लिखेंगे किसी निश्चित समय पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्लियर? इसके बाद बेटा हम लिखेंगे तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखना। तात्क्षणिक वेग का क्या लिखना, व्यंजक लिखना। अब भाई तात्क्षणिक वेग का व्यंजक हम कैसे लिखेंगे, देखो माना क्या है, देखो यहाँ पर एक अभिक्रिया ली आर और तीर के बाद क्या बनाता है, उत्पाद। उत्पाद को किससे लिखेंगे, पी से। तो एक अभिक्रिया ली हमने क्या कि ए प्लस बी, तीर के बाद बना रहा है सी प्लस डी, और मुझे इसका तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर डी आर, जब भी बेटा निश्चित समय होगा, जब भी क्या होगा, निश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए कौन होगा, डी। कौन होगा, डी लगाएंगे, क्योंकि निश्चित समय के लिए डेल्टा परिवर्तन हो जाएगा किसके लिए, डी में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, डी में। और औसत वेग में क्या लगाएंगे, डी, डेल्टा। औसत वेग में क्या लगाएंगे, डेल्टा। पर जब निश्चित समय अंतराल आ जाएगा तो निश्चित समय अंतराल में डेल्टा परिवर्तन किसमें हो जाता है, डी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर लिखने का प्रोसेस क्या होगा, तो डी आर अपॉन डी टी
dr अपॉन dt, यानी अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय बराबर होगा dp अपॉन dt के। पर यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद इन दोनों अणुओं का वेग बराबर करने के लिए इसके आगे चिन्ह कैसा होता है, माइनस का। अब लगाएंगे तो अभिकारक अणु तीर से पहले वाले जितने भी होते हैं अभिकारक अणु होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन है, तो आप बोलोगे एक तो A है बट्टे dt, चिन्ह माइनस का, अभिकारक अणु है, बराबर यहाँ पर और कौन है, तो आप बोलोगे dB है, ये भी अभिकारक अणु है, अपॉन dt, चिन्ह किसका, माइनस का, बराबर। प्रोडक्ट में कौन है, एक तो हमारा C है, प्रोडक्ट में कौन है, C, तो यहाँ पर P की जगह किसको लेंगे, C को, अपॉन dt, बराबर यहाँ पर D, और यहाँ पर प्रोडक्ट में और कौन है, D है, अपॉन dt। अभिकारक अणुओं की जगह R की जगह A को और B को यूज करेंगे, प्रोडक्ट की जगह C और D को यूज करेंगे। इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। अभिक्रिया, ये अभिक्रिया थी और अभिक्रिया का वेग रहा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और समझ रहे हैं, इनके गुणांक हो, अगर इनके क्या हो गुणांक, जैसे A का गुणांक N1 है प्लस B का गुणांक N2 है, बराबर तीर के बाद C का गुणांक M1 है और प्लस D का गुणांक M2 है, तब क्या होगा, तब भी बेटा देखो यहाँ पर जो इनके गुणांक होते हैं, इन गुणांकों को कहाँ चले जाते हैं, भाग में। ये गुणांक कहाँ चले जाते हैं, भाग के अंदर। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ये तो प्रोडक्ट है और ये क्या है, तो ये अभिकारक अणु और ये क्या है, उत्पाद अणु। तो अभिकारक अणुओं को लिखने के लिए dr अपॉन dt बराबर होता है dp अपॉन dt के। पर यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों के वेग को बराबर करने के लिए यहाँ चिन्ह कैसा होता है, माइनस का। तो अब देखो माइनस के d, A की जगह कौन लेंगे, एक R की जगह लेंगे A को, अपॉन dt। अब बात करेंगे फिर इसके गुणांक की, तो ये गुणांक कहाँ जाएगा, तो गुणांक बेटा आ जाएगा भाग में, गुणांक को कहाँ ले जाना है, भाग में, बराबर माइनस के d, R की जगह किसको लेंगे, B को, बट्टे dt। अब इसका गुणांक N2 है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, बराबर बराबर। अब यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर अब ये प्रोडक्ट उत्पाद है, कौन कौन है, P की जगह रखेंगे C को और इसके गुणांकों को बट्टे dt, और गुणांक इसका है M1, कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, बराबर यहाँ पर D अपॉन D, P की जगह बेटा किसको लगाएंगे, D बट्टे dt, और इसका गुणांक कौन है, M2, कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। कुछ इस तरीके से बेटा हम क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग है इसके व्यंजक को इस तरीके से लिखते हैं। और एग्जांपल एक दो समझा रहे हैं, पहले इसको नोट करिए इसको बेटा। इसके बाद देखो एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल लिया N2 प्लस H2, तीर के बाद NH3, बैलेंस के रूप में 2 और 3। और भाई इससे पूछा भाई इसका तात्क्षणिक वेग लिखो, क्या लिखो इसका तात्क्षणिक वेग, बिल्कुल भाई तीर से पहले वाले को अभिकारक अणु, तीर के बाद वाले को उत्पाद अणु। देखो तो अभिकारक अणु R की जगह कौन है, N2 लगाना है, R की जगह कौन लगाना है, H2, और इनके आगे जो रस समीकरण मिति गुणांक हैं, अब क्रिया को बैलेंस कर रहे हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे भाग के अंदर। कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर। देखो कैसे, तो लिखेंगे D, R की जगह N2 बट्टे dt, चिन्ह माइनस का, पर इसके आगे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1, तो बट्टे 1 बट्टे 1, क्लियर। इसी प्रकार बराबर D, R की जगह आप किसको लगाएंगे, H2, क्योंकि ये भी अभिकारक अणु है, बट्टे dt, चिन्ह किसका होगा, माइनस का, पर अभिकारक इसमें गुणांक किसका है, कितना है, 3, तो 3 कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर, बराबर। ये कौन है, तीर के बाद उत्पाद है, तो उत्पाद है तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, dp की जगह कौन आ जाएगा, NH3 बट्टे dt, और इसके बेटा रस समीकरण मिति गुणांक जो 2 हैं, 2 कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर। तो कुछ इस तरीके से क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। और अगर यहाँ पर औसत वेग आएगा तो ध्यान रखना डेल्टा लगा देना, और कुछ नहीं करना है, डी की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा औसत के लिए, और तात्क्षणिक के लिए यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए बेटा इसको।
इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। पहला क्या है, अभिकारकों की सांद्रता। तापमान कैसा रखेंगे, निश्चित रखेंगे, और तापमान निश्चित रखने पर भाई तापमान नहीं बदलेंगे और आप क्या करोगे, अभिकारक अणुओं की सांद्रता को बढ़ा दोगे। जब आप अभिकारक अणुओं की सांद्रता को बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। इसका कारण यह है कि भैया जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह किसके द्वारा, परस्पर टक्करों के द्वारा संपन्न होती हैं। जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ा दोगे तो इनमें आपस में क्या होगी, टक्कर होना शुरू हो जाएगी, और अभिकारक अणुओं जब इनमें टक्कर होना शुरू होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कैसा होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ताप। सामान्यतः अगर किसी अभिक्रिया में ताप में वृद्धि कर दोगे तो तापमान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाता है, बढ़ जाएगा। लेकिन अधिकांशतः समांगी जो अभिक्रिया होती है, समांगी मिश्रण वाली जो अभिक्रिया होती है, समांगी अभिक्रियाएं, इनके तापमान में अगर आपने 10 डिग्री सी की वृद्धि कर दी तो 10 डिग्री सी की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना तिगुना हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है उत्प्रेरक। अगर आपने बेटा उत्प्रेरक की आपने देखा होगा, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अतिमंद अभिक्रिया होती हैं जिन्हें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं कैसी हो जाती हैं, तीव्र होती हैं, क्योंकि इनका वेग कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि इनके अंदर जो संकीर्ण ऊर्जा होती है वह संकीर्ण ऊर्जा का मान कैसा हो जाता है, कम, और सक्रियत अणुओं की संख्या कैसी हो जाती है, इसका अंश बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिकारक अणुओं को किसमें बदल दे, उत्पाद अणुओं में बदल दे, क्या कहलाएगी, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। तो यहां पर कहानी ये भी आपसे बेटा बहुत बार प्रश्न 2023-24 के सेटों में पूछा गया है, नोट करिए, नोट कराइए इसको। इसके बाद बेटा हम समझने वाले हैं क्रिया का वेग या वेग स्थिरांक। ये परिभाषा हमें बहुत बार पूछी गई है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, अभिक्रिया का वेग या वेग, यहां पर बेटा विशिष्ट अभिक्रिया करना, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक। क्या है विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक। देखो, जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की जो सांद्रताएं होती हैं उसके कैसा होता है, समानुपाती। अभिक्रिया का जो वेग, अभिक्रिया का वेग होगा वह अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उसके कैसा हो जाएगा, ये समानुपाती। कहीं कहीं dx/dt लिखा होगा, पर इसके आगे चिन्ह कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि निर्भर कर रहा है जो अभिक्रिया का वेग है वह निर्भर करता है अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर, इसलिए यहाँ पर चिन्ह कैसा होगा, माइनस का। मान लिया एक अभिक्रिया ली R और तीर के बाद क्या बना रही है, प्रोडक्ट। अब R की जगह आप बेटा कौन ले रहे हैं, मान लिया अभिकारक अणु ले लिए A+B और बना रहे उत्पाद। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वह निर्भर करेगा अभिकारक अणुओं की जो सांद्रताएं होंगी इनके गुणनफल के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट, एक नियतांक आएगा, और यहाँ पर A × में B। अब K क्या है, यही K हमारा क्या है, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्लियर। यहाँ पर वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब क्या होगा, जो अभिकारक अणुओं की सांद्रताएं हम कैसी ले लें, इकाई। अभिकारक अणुओं की सांद्रताएं बेटा हम कैसी ले लें, इकाई ले लें, यानी A और B इनकी सांद्रता कैसी ले लें, इकाई। तो इकाई लेने पर क्या होगा, तो यहाँ पर dr/dt बराबर 1 और 1, यहाँ पर 1 लगाओगे, यहाँ पर भी 1 लगाओगे, 1 का गुणा 1 में करोगे तो वही रहेगा 1, और 1 का गुणा k में करोगे तो क्या आएगा, k। तो आप बोलोगे ये तो अभिक्रिया का वेग है, ये क्या है, अभिक्रिया का वेग है, यहाँ पर ये क्या, अभिक्रिया का वेग। तो और ये क्या है, तो आप बोलोगे ये हमारा विशिष्ट अभिक्रिया का वेग, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग है। तो ये तो देख रहे हैं भाई, ये तो दोनों बराबर हैं, पर कब बराबर है, जब भैया अभिकारक अणुओं की सांद्रता कैसी हो, इकाई हो।
कैसी हो, सांद्रता इकाई हो। तो विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के उस वेग के बराबर होगा कब, जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता कैसी हो, इकाई हो। तो लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे, इधर लिख दे रहा हूं परिभाषा। विशिष्ट अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई हो, अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई हो। पर तापमान कैसा होना चाहिए, निश्चित। तो निश्चित ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता कैसी हो, इकाई हो। क्लियर, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे इसको।